तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है आज 26 मार्च है और आज आपका एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन भी हमारे पास में नहीं आए क्योंकि बाद में हमको पता चला कि आज एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए ये वीडियो आपकी लास्ट आ रही है। लेकिन जो लोग यहाँ तक आ गए हैं तो भैया वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके मतलब की चीज़ें इस वीडियो में कवर कराई जाएंगी, ठीक है ना। देखो, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रुक जाएंगे आज उनका 10 से 15 नंबर का काम हो जाएगा, 10 से 15 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कुछ मेन टॉपिक है, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जो लगातार नए टॉपिक ऐड होते जा रहे हैं आपके एग्जाम में, वहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं उन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। उसके बाद में मैथ के कुछ नए टॉपिक जैसे माध्यम माध्यिका बहुलक परिसर रेंज, इनके भी कुछ प्रश्नों को हम करने वाले हैं। रेशियो वाले प्रश्न किस तरह से एलसीएम एचसीएफ में कन्वर्ट करके पूछ रहे हैं उसको भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई निवेदन है, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं केवल एग्जाम एनालिसिस देखने, तो आज एग्जाम नहीं था भैया, तो एग्जाम एनालिसिस नहीं है, लेकिन कल के या फिर परसों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आगे आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। चलिए, साथ ही साथ में आपको बता दें, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो और नंबर भी कम आ रहे हैं आपके टेस्ट में, तो ऐसे में आप हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है। देखिए, इनके 181 नंबर आए थे, ब्रह्मास्त्र सीरीज, और इनका नाम आशा द्विवेदी इंदौर से है। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स यहाँ पर ले रखे हैं, आप देख सकते हैं 181 नंबर आए थे। इन दीदी के 156 नंबर आए थे और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स आप देख सकते हैं ले रखे हैं। इनके 179 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि या तो उन्होंने हमारे पूरे एग्जाम एनालिसिस को देखा होगा या फिर हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर समय कम रह गया, हमको तैयारी करना है, तो आप भी सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा सकते हैं। उसके लिए कुछ खास करना नहीं है, ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, या फिर एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहां पर हम टाइम दिए रहते हैं कि कितनी देर में आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर, ये जो लोग सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रहे हैं उनके इतने अच्छे नंबर आ क्यों रहे हैं, आखिर इसमें ऐसा है क्या? तो देखो, सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिल रही हैं। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट जो है थ्योरी नोट्स मिलेंगे आपको, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के नोट्स भी अलग से मिलेंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। 7 ब्रह्मास्त्र जो हमने करा रखे हैं वो सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है। सुपर मैराथन 151 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं वो आपको मिलेंगे, और मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं, जैसे आईसीएमआर हो गया, एक्ट हो गए, अधिनियम के अलावा पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। तो मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं, वो टॉप 100 प्रश्नों की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। इतना सारा मटेरियल मात्र 199 रुपये मिल रहा है। इसी को कंप्लीट करके अगर आप चले जाएंगे तो आपके आराम से 165 170 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का भी समय रह गया है तो तुरंत ये नोट्स आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ रही है वो है सेरेब्रल पॉलिसी। देखो, ये आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। जब ये पहली बार आया था एग्जाम एनालिसिस में, तभी हमने कहा था भैया ये आगे आपको देखने को मिलेगा, लगातार आपके एग्जाम में आता रहेगा। तो ये सेरेब्रल पॉलिसी बार बार आ रही है, तो चलिए सेरेब्रल पॉलिसी को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो, सेरेब्रल पॉलिसी होती क्या है? तो सेरेब्रल पॉलिसी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, यानी कि यह एक बीमारी है। न्यूरोलॉजिकल का अर्थ है कि दिमाग से संबंधित बीमारी है, ठीक है। देखो, जो मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों के नियंत्रण और मुद्रा को नियंत्रित करते हैं। यह आमतौर पर जन्म से पहले या फिर जन्म के दौरान मस्तिष्क के विकास में गड़बड़ी के कारण हो जाता है। जैसे कि जन्म से पहले अगर माता आयरन युक्त भोजन नहीं ले रही है तो आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी बच्चे तक। ऐसे में उसका मानसिक जो है कह सकते हैं कि
विकास नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी हो जाती है। या फिर मान लीजिए बच्चे का जन्म हो रहा है, इस दौरान उसके शरीर में कहीं सिर में कहीं पर चोट लग जाती है, तो भी सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो पूरा इसको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं वो इसी डिटेल में से बन रहे हैं कि क्या होता है, इसके उपाय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लक्षण क्या है, तो वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सेरेब्रल पॉल्सी के लक्षण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और हिलने डुलने में कठिनाई होने लगती है अगर सेरेब्रल पॉल्सी होगी तो। मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और बच्चा चीज़ों को पकड़ने या चलने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद अनैच्छिक हरकतें होने लगती हैं, शरीर में अनियंत्रित हरकतें होती हैं, जैसे कि झटके लगना या फिर ऐंठन होना, ये अनियंत्रित हरकतें शरीर में होने लगती हैं। समन्वय में कमी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है, शरीर की गतिविधियों का समन्वय करना मुश्किल हो जाता है, जिससे चलने में, बैठने में, वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई होने लगती है। संतुलन में कठिनाई, खड़े होने या फिर चलने के दौरान संतुलन बनाए रखने में परेशानी होती है। विकास में देरी, बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, बच्चा सामान्य विकास के चरणों जैसे कि बैठना, रेंगना, चलना, इन सब में देरी से पहुंचता है। तो अगर ये विकास ही धीरे धीरे होगा तो आगे का भी इसका मानसिक विकास है वो भी धीरे धीरे गति से ही होगा। तो सेरेब्रल पॉल्सी के ये कुछ प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। बोलने में भी कठिनाई होती है। देखो, तो बोलने में दिक्कत होती है, जैसे कि अस्पष्ट भाषण या फिर हकलाना। ठीक है, सीखने में कठिनाई, कुछ बच्चों को सीखने में भी समस्या होती है, जैसे कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, बौद्धिक अक्षमता हो जाती है, दृष्टि और श्रवण समस्या, यानी कि देखने में और सुनने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चों को दौरे भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके लक्षण हो गए। सर इसके कुछ उपाय भी होंगे, तो जी हाँ, इसके उपाय भी हैं। इसके उपाय देख लेते हैं। देखिए क्या उपाय हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी का कोई खास इलाज तो नहीं है, यानी कोई कन्फर्म इलाज नहीं है, लेकिन कई उपचार उपलब्ध हैं जो बच्चों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कुछ उपचार हैं। देखो, आपके एग्जाम में आपके उपचार भी पूछे जा सकते हैं कि इसका निष्कर्ष कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं बच्चों को, सेरेब्रल पॉल्सी से कैसे बचा सकते हैं। देखो, शारीरिक चिकित्सा पहली होती है फिजियोथेरेपी। मांसपेशी की ताकत और गति में सुधार करने के लिए फिजियोथेरेपी कराई जाती है। दूसरी है व्यावसायिक चिकित्सा। दैनिक जीवन के कार्य जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खाना, इनमें मदद करने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा भी चलाई जाती है। तीसरी है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में जिनको बोलने में दिक्कत होती है उन्हें हम स्पीच थेरेपी के अंतर्गत सही करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में आप कमेंट बॉक्स में आज का पहला प्रश्न बताइए। एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो बहुत तेज हों, चाहे कैसे भी हों, एक ही छत के नीचे इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आया है, कई बार आपको समझाया है, तो बताइए इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए, तो संवाद में सुधार करने के लिए स्पीच थेरेपी दी जाती है। दवाओं की बात करते हैं तो मांसपेशियों की अकड़न, दौरे और दर्द को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ मामलों में मांसपेशियों की अकड़न और हड्डी को सही करने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। सहायक उपकरण क्या होते हैं, तो व्हील चेयर हो गया, वॉकर हो गया, ब्रेसिस हो गया। इन उपकरणों की मदद से बच्चों को चलने में, उठने में, बैठने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। चलो अब निष्कर्ष देख लेते हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे और उनके परिवारों के लिए सहायता समूह भी उपलब्ध हैं। ये समूह भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक सलाह भी प्रदान करते हैं। तो विभिन्न एनजीओ भी खोले गए हैं जिसकी मदद से सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित बच्चे को एक तरह से कह सकते हैं ये थेरेपी वगैरह मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो ये सेरेब्रल पॉल्सी पूरा आपको हमने समझा दिया। यहाँ से आगे प्रश्न बनेगा तो आप आसानी के साथ में सॉल्व करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है किशोर न्याय अधिनियम। यहाँ से बहुत प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को, इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। बताइए कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल से लेकर के, या फिर ये कर दो आप, एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में दिया गया है भारतीय संविधान के, बताना। ठीक है, गूगल पर सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आगे आपके एग्जाम में आ सकता है, अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में बताया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलो शुरू करते हैं। किशोर न्याय एक्ट की बात कर लेते हैं। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015, देखो, तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 भारत में 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। डेट आपको याद रखना है। ठीक है, यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके साथ में ज्यादती ना हो, उनसे ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए, और अगर कोई अनाथ है तो उनका कैसे, कहाँ पर क्या व्यवस्था करनी है, वो सारा काम इस एक्ट के अंतर्गत होता है।
मुख्य विशेषताएं देख लीजिए। सबसे पहला है बच्चों का सर्वोत्तम हित। यह अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है सभी निर्णय और कार्रवाइयां बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देंगी, यानी कुल मिलाकर के बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखो, जो देखभाल वाले बच्चे कैसे होते हैं, जैसे कोई विकलांग है बच्चा है, कोई अनाथ बच्चा है, कोई बेघर बच्चा है, तो उनको स्पेशल देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखो, तो यह अधिनियम उन बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे अनाथ बच्चे, परित्यक्त मतलब छोड़े हुए बच्चे, या फिर दुर्व्यवहार का शिकार हुए बच्चे। इनके लिए यह एक्ट स्पेशल रूप से बनाया गया है। चलिए अगला देखिए। यह बाल कल्याण समिति CWC की स्थापना का प्रावधान करता है, जो इन बच्चों के मामलों की देखभाल करती हैं। तो बाल कल्याण समिति की भी स्थापना इस एक्ट के तहत की जाती है। अगला है कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए न्याय। यह अधिनियम उन बच्चों को न्याय प्रदान करता है जिन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप है, और उन्हें सुधार और पुनर्वास के अवसर भी प्रदान करता है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिससे मतलब गलती से कोई गलती हो गई है, ठीक है, और उसने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन उसको कड़ी सजा होने जा रही है, तो ऐसे में यह अधिनियम जो है वो थोड़ी सी उसमें राहत प्रदान करता है। अगला देखिए, यह किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान करता है, जो इन मामलों के बच्चों को देखते हैं। अगला है बाल सुलभ प्रक्रियाएं। तो यह अधिनियम बच्चों के साथ व्यवहार करते समय बाल सुलभ और संवेदनशील प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर देता है, ताकि वे भयभीत और आघातित ना हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि जघन्य अपराध कर देते हैं। तो अगर कोई बच्चा जघन्य अपराध किए हुए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट में ये भी कहा गया कोई बच्चा अगर जघन्य अपराध किए है और 18 साल से कम है, तो यह जो है सुविधा भी देता है, मतलब जो जज लोग होते हैं उनको यह अधिकार भी देता है कि अगर बच्चे ने बहुत जघन्य अपराध किया है, भले ही वो 16 से 18 साल का है, तो आप उसे वयस्क मानते हुए उस पर कार्यवाही कर सकते हैं, जो भी सजा होती है वो दे सकते हैं। यह सुविधा भी जो है ये एक्ट उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण। यह अधिनियम बच्चों को समाज में पुनर्वासित और एकीकृत करने में मदद करता है, ताकि वे उत्पादक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अगला है दत्तक ग्रहण यानी एडॉप्शन, जो गोद वगैरह लेते हैं। तो यह अधिनियम गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने वाले की पद्धति को भी शामिल किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, अभी 2-3 बार पूछ लिया है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो गोद लेने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है, तो ये भी आपका यही 2015 वाला एक्ट ही हो जाएगा। गंभीर अपराधों के मामले में जो विशेष प्रावधान करते हैं, जैसे कि यह अधिनियम गंभीर अपराध जो जघन्य अपराध होते हैं में 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को वयस्कों के रूप में मानने की अनुमति देता है। ये आपका प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जो जघन्य अपराध करे हुए बच्चों को वयस्क मानने की अनुमति देता है, तो वो भी आपका यही किशोर न्याय अधिनियम 2015 है। ठीक है, यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हो जाएगा। तो ये आपका किशोर न्याय अधिनियम 2015 हो गया। यहाँ से हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं घुमा फिरा करके, और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। चलिए, अब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं बाल विकास में। तो देख लेते हैं कौन है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने, व्यवहार या शारीरिक विकास में कठिनाई होती है, जिसके लिए उन्हें विशेष शिक्षा या फिर सहायता की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में कौन कौन शामिल होंगे, तो ये भी आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि कौन से इनमें से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, फिर इनमें से ऑप्शन दिए रहते हैं, वो आपको छांटना रहता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है दिव्यांग बच्चे। पहला है शारीरिक दिव्यांगता, जैसे चलने फिरने में कठिनाई, दृष्टि या श्रवण हानि वाले बच्चों को भी जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में काउंट किया जाता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि डिस्ग्राफिया वाले जो बच्चे होते हैं उनको किस में परेशानी होती है, चलने में, बैठने में, बोलने में या सीखने में, लिखने में, तो किस में परेशानी होती है डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी अभी आगे आपको ये सब मिल जाएगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया क्या है, सब मिलेगा आगे। ठीक है, चलो। अब बौद्धिक विकलांगता, जैसे सीखने में कठिनाई, सोचने में कठिनाई, इसको हम बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत काउंट करते हैं। विकासात्मक विकलांगता क्या होती है, तो जैसे ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसे में बच्चों का क्या होता है, विकास नहीं हो सकता। जिस स्पीड से उनका विकास हो रहा था वो विकास रुक जाता है अगर ऐसी कोई समस्या हो जाती है। ऑटिज्म जो है वो बोलने से संबंधित विकार होता है, बच्चा हकलाने लगता है। अगला है सीखने में कठिनाई वाले बच्चे। अब ये कौन से होते हैं, पहला है डिसलेक्सिया, तो पढ़ने में अगर कठिनाई होती है तो हम उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। दूसरा है डिस्ग्राफिया, लिखने में अगर कठिनाई हो रही है तो हम डिस्ग्राफिया कहेंगे। लो भैया आंसर भी मिल गया, चलो देख के ही टाइप कर दो, कम से कम आपके दिमाग में तो रहेगा। हमने पूछा था डिस्ग्राफिया वाले बच्चे किस में असमर्थ होते हैं, तो वो लिखने में असमर्थ होते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं।
तीसरा है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे जो होते हैं वो गणित में उनको कठिनाई होती है, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको डिस्कैलकुलिया में काउंट करते हैं। अगला है भावनात्मक और व्यवहारिक कठिनाई वाले बच्चे, जैसे कि देखो ध्यान घाटे की सक्रिय विकार, इसे हम ADHD कहते हैं, इसमें बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। विपरीत अवज्ञाकारी विकार जिसे हम ODD कहते हैं। भावनात्मक विकार जैसे कि चिंता, अवसाद, ये सभी समस्याएं भी इन बच्चों के साथ में होती हैं, इनको भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रखेंगे। अन्य आवश्यकता वाले बच्चे कैसे हैं? जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे यानी बहुत तेज है, वो भी विशेष आवश्यकता में ही रखे जाएंगे। यानी है कक्षा 5 में लेकिन कक्षा 8 का गणित सॉल्व कर रहा है, तो ये स्पेशल वाला बच्चा है, ठीक है, तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक बीमारी वाले बच्चे, जिनको कोई बीमारी हो गई है, ऐसे बच्चे जिनको किसी भी प्रकार का मानसिक समस्या हो, उनको भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में रखेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा और सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में पूर्ण रूप से भाग लेने में मदद करता है। ठीक है, तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में भी आपको हमने थोड़ी सी जानकारी दे दी। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं जो कि अब आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि 4 आपको ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन आपका नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा, वही वाला आपका आंसर होगा। तो डीपली नॉलेज जिसको होगी वही इस टाइम पर अच्छे नंबर लेकर के आ पा रहा है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ से मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैथ में आपका क्वेश्चन आया था, 2 संख्याएं हैं, देखिए 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है? जो आपको रेशियो में संख्या दी गई है उसी को x मान लो और जो जो चीज़ें वो बोलता जा रहा है वो करते जाओ। तो हमने माना कि संख्या 3 और 4 जो हैं उसको 3x और 4x हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है? उनके गुणन, उनका जो अनुपात में है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है। तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का अर्थ है कि जो वो संख्याएं हैं ना, उन्हीं की गुणनफल की बात की जा रही है। तो बस इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो। तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर बराबर 10,800 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 से जब 10,800 को काटोगे तो ये 9 बार कटेगा और ये 2 जीरो इसके साथ में लग जाएंगी। तो x स्क्वायर की वैल्यू 900 आ गई है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू 30 निकल करके आ जाएगी। तो हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो 30 निकल करके आ गई है। अब हमारी 2 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 2 संख्याएं जो 3 थी उसमें 30 का गुणा कर दो और दूसरी थी 4, इसमें भी 30 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 30 तियाई 90 और ये 120, ये 2 संख्याएं निकल करके आ गई, उनका योग आपसे पूछा गया है। तो बस इन दोनों को जोड़ दो, 120 और 90 को जोड़ेंगे तो 210 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ रहे हैं, एकदम सीधे सीधे सिंपल वाले रेशियो के प्रश्न भी पूछ रहे हैं और थोड़ा सा कठिन बनाते हैं, तो इस तरह का प्रश्न पूछ देते हैं। तो सिंपल वाला अगर पूछे तो आप बता ही सकते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी पूछ रहे हैं या फिर रेशियो में एचसीएफ एलसीएम घुसा रहे हैं तो भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में? यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। 4 और 3x का गुणा किया, 12x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 12 से काटा, 900 बार गया, x की वैल्यू 30 आ गई। तो बस दोनों संख्याओं का योग पूछा था, दोनों संख्या 3x और 4x हमने मानी थी, दोनों संख्या हो गई 7x। अब 7 और x की वैल्यू 30 निकाल रखी है, 7 का 30 में गुणा किया 210, तो यहाँ से भी 210 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक। भैया यहाँ से बहुत प्रश्न बन रहे हैं और लोग इसको छोड़ करके जाते हैं। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, गणित माध्य माध्यिका बहुलक परिसर, चारों हमने आपके करा रखे हैं, एक बार आप जा करके देख लेना। फिलहाल हम यहाँ पर जो 3 टॉपिक है मेन उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, 20, 30, अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है वही वाला करा रहे हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70 की माध्यिका आपको बतानी है। माध्यिका के लिए हमने क्या बताया था, जब भी आपसे माध्यिका पूछी जाए तो जितने अंक दिए गए हैं उनको आपको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा देना है, असेंडिंग क्रम में लगा देना है। उसके बाद में जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा माध्यिका होगी। तो यहाँ पर तो सारी संख्या ऑलरेडी लगी हुई हैं असेंडिंग क्रम में, अब हमको केवल बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऐसा करो, 2 संख्या यहाँ से हटाओ, 2 संख्या यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो 4 संख्या हट गई। अब लेकिन सर बीच में 2 संख्या बच रही है, तो इसका हम बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है। 50 और 40 को ऐड करोगे 90 आएगा, 90 में 2 का भाग दे दोगे तो 45 निकल करके आ जाएगा। यानी कि हमारी जो माध्यिका होगी वो 45 इसका बिल्कुल सही आंसर होगी। जब इन संख्याओं की संख्या मतलब जब इन संख्याओं का नंबर सम हो, यानी कि मान लीजिए 8 है, 6 है,
हाँ, और आपका 10 है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम बराबर संख्याएँ अलग नहीं कर सकते हैं। बीच में हमको 2 संख्याएँ ज़रूर मिलेंगी, तो उन 2 संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए हमको उन दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड देंगे तो हमको माध्यिका मिल जाएगी। अगर आगे ऐसा केस भी आ सकता है कि आपको विषम नंबर दिए गए हों, जैसे कि 5 दिया गया हो, नंबरों की संख्या 5 हो, 7 हो, 6 हो, तो इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए 6 संख्या है, तो 3 वो क्या कहते हैं 7 संख्या है, तो 3 इधर हटाया, 3 इधर हटाया, बीच वाली संख्या हमारी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका का अर्थ ये होता है कि बीच वाली संख्या आपको निकालना है। अब देखो ये दी गई है पूरी संख्या, इसकी माध्यिका आपसे पूछी गई है। पहले काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर है, विषम अंक है। जो बीच वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी, 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, बीच वाली संख्या हमको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये संख्याएं असेंडिंग क्रम में नहीं लगी हैं, पहले हमें इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाना रहेगा। तो पहले सबसे छोटी संख्या है 10, उसके बाद में है 12, 10 गया, 12 गया, फिर उसके बाद में 25 आएगा, 25 भी गया, उसके बाद में 28 आएगा, 28 भी गया, उसके बाद में 30 आ जाएगा, 30 हमने लिख दिया। अब ये बढ़ते हुए क्रम में ऐड हो गए, मतलब कि व्यवस्थित कर ली गई है। अब हमको बीच की संख्या निकालनी है, तो 2 संख्या इधर छोड़ो, 2 संख्या इधर छोड़ो, बीच की संख्या 25, तो 25 ही हमारी माध्यिका हो जाएगी। आ गया समझ में? बाकी और डिटेल में जानने के लिए एक बार आप वीडियो देख लेना, चैनल के अंदर बनी हुई है, माध्यिका बहुलक बाय सक्सेस जंक्शन, सर्च करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपका बहुलक पूछा जाता है। देखो अब ये तो हमने दोनों करा ही दिया है, चलो बहुलक देख लेते हैं। बहुलक का आपको आंसर भी बताना रहेगा, ठीक है ना। देखो बहुलक होता क्या है, देखो बहुलक का अर्थ है कि ऐसी संख्या जो दिए गए नंबर में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। बहु का अर्थ होता क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो बहुलक का ही अर्थ है कि जो संख्या बहुत बार आई हो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। बड़ा सा आपको नंबर दिया है, बताओ कौन सी संख्या बहुत बार आई, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। 15 नहीं भैया, एक ही बार आई है। 25, 25 2 बार आ गया। 35, 28 फिर 25 आ गया। 69, 58, 25 फिर से 25 आ गया। तो ये जो 25 है वो सर 3 से 4 बार इस पूरे नंबर में आया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया वही हमारा आंसर यानी कि 25 हमारा बहुलक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 45, 28, 9, 38, 28, 26, 35, 28, 79। इसका बहुलक क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। आगे देखते हैं परिसर। परिसर का अर्थ होता है रेंज। आपको क्वेश्चन में रेंज पूछा जाएगा कि दी गई नंबर्स में नंबर्स की रेंज बताइए कि इसकी परिसर क्या होगा। तो परिसर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, वही आपका रेंज हो जाता है, परिसर हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या है सर 700, ठीक है सर। 700 में से सबसे छोटी संख्या घटाना है, सबसे छोटी संख्या क्या है 223, बस इसको घटा दो 223। तो 10 में से 7 गई, 10 में से 3 गई 7 बची, 10 में से 3 गई 7 बची, 7 में से 3 गई 4 बची। तो 477 इस पूरे जो दिया गया है क्वेश्चन, इसका परिसर 477 आ जाएगा, यानी इसका रेंज जो है वो 477 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए। माध्य का अर्थ क्या, देखो माध्य अभी बताया नहीं। माध्य का अर्थ है एवरेज। तो माध्य क्या बताना, माध्य का मतलब होता है जितनी संख्याएं दी गई हैं वो सारी संख्याओं को जोड़ दो और जितने संख्या है उसका डिवाइड दे दो, यानी कि आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमारा एवरेज होता है और इसी को हम माध्य कहते हैं। तो माध्य तो आप निकाल लोगे। माध्य का बहुलक परिसर क्या होता है वो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। माध्यिका के लिए ये इस तरह से माध्यिका सॉल्व करनी रहती है, ठीक है। माध्यिका के बाद में आता है बहुलक। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आए उसको हम बहुलक कहते हैं, तो इस तरह से बहुलक सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा आता है परिसर। परिसर का अर्थ है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, वही इसका रेंज यानी कि परिसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज एग्जाम नहीं था तो हमने ये आपका सॉल्व करा दिया है। बाकी आपको ध्यान रखना है, शुक्ला सर ESB SHUKLA शुक्ला सर ESB के नाम से हमारा एक नया चैनल बनाया गया है। उस पर क्या है, MPG के एकदम जीरो से चालू कर रहे हैं। आपको पता है आपके बहुत सारे MP के एग्जाम आने वाले हैं। MP SI हो गया, MP पुलिस हो गया, MP आबकारी हो गया, सहायक ग्रुप 1 ग्रुप 3 हो गया, ग्रुप 4 हो गया। इन सब में MPG के भर भर के आती है, यानी कि समझ लीजिए 20 से 22 नंबर तक की MPG के आ जाती है, ठीक है। तो उस चैनल पर हम MPG के शुरू कर रहे हैं। कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। 2990 सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, 10 सब्सक्राइबर कम हैं, 3000 सब्सक्राइबर होते ही उस पर क्लास चालू हो जाएगी। तो जल्दी
से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च कर लेना शुक्ला सर ईएसबी वाला लोगो उस पर लगा होगा और 2990 सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी हमारा इंस्टाग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है, रील्स के माध्यम से आपको विटामिन कवर करा रहे हैं। विटामिन ए बी सी डी, ये 4 विटामिन कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट की भी उस पर डाल दी गई है और अंतःस्रावी ग्रंथियों की भी रील्स बनाकर डाल दी है। तो आप लोग इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम खोलिए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन 777, सिल्वर प्ले बटन वाला हमारा वहाँ पर प्रोफाइल लगा है और लगभग 1100-1200 उसके सब्सक्राइबर हैं। आप लोग जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी फेसबुक पर पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर हम डेली आर्टिकल डालते रहते हैं। आज हमने वहाँ पर 2-3 आर्टिकल डाले हैं, आप लोग जाकर के देख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज शाम को लगभग 9 बजे के समथिंग आपको मैनेजमेंट के कुछ विशेष प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, जो बाकी छात्रों के द्वारा हमारे पास भेजे गए हैं। आज शाम को 7 बजे के समथिंग, 6 से 7 के बीच में वो वीडियो आएगी जिसमें मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।